हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है एसिड, बेस और सॉल्ट। इसके पहले हमने क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से संबंधित संपूर्ण वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया है, जिसको आप चाहें तो 1 बाय 1 करके देख लीजिए। ठीक है, उसमें का प्रत्येक टॉपिक हमने अपलोड किया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। पहले टॉपिक के बाद अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जैसे स्टूडेंट की मांग थी कि सर केमिस्ट्री की और वीडियो आए, तो हमने आज दूसरा टॉपिक अपलोड करने का निर्णय लिया है, जो कि है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, फिर अम्ल के प्रकार, क्षार के प्रकार, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। तो कोई भी रासायनिक यौगिक होता है, उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर उनको हम अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत करते हैं। जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं या तो अम्लीय होंगे, या तो क्षारी होंगे, या तो लवण की तरह व्यवहार अर्थात नमकीन की तरह व्यवहार करेंगे, या तो न तो अम्लीय होंगे या तो न ही उदासीन होंगे। कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉपर्टी जरूर पाई जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अम्ल और क्षार के ऊपर बात करते हैं। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल के विषय में बात करें तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ होता है खट्टा। ये कहा जा सकता है इस आधार पे कि वे पदार्थ जो भी स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि फिर क्षार क्या होते हैं? तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। कुछ ऐसे पेपर आते हैं जिनके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारी है। जैसे एक चर्चित पेपर होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की सहायता से हम किसी विलयन को बता सकते हैं कि वह अम्लीय है, क्षारी है। तो आप सोचेंगे सर कैसे बता सकते हैं? एक पेपर के माध्यम से। तो उस पेपर का टुकड़ा लेकर जिस भी विलयन का हमें टेस्ट करना है, उस विलयन को हम, उस पेपर को हम उस विलयन में डाल देते हैं और उसके रंग के आधार पर हम ये बताते हैं कि वह अम्लीय है कि क्षारी है। जैसे नीला लिटमस पेपर हम अगर अम्ल में डाल देते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। अगर नीला लिटमस पेपर अम्ल में डालने पर वह लाल हो गया तो हम कह देंगे कि दिया हुआ पदार्थ अम्लीय है। अगर लाल लिटमस पेपर को हम क्षार के जली विलयन में डाल दें और वह नीला हो जाए तो हम क्या कहेंगे? तब वो विलयन जो होगा वह हमारा क्षारी होगा। नीला लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में, क्षारी विलयन में नीला हो जाता है। अब आप कहेंगे कि अगर हम लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डाल दें या नीले लिटमस पेपर को क्षार में डाल दें तब क्या होगा सर जी? तो भैया, अगर लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालोगे तो उसका कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार नीले लिटमस पेपर को अगर क्षार में डाल दिया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। तो कुल मिला के हमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। यह हम जान सकते हैं कैसे? उसको चख करके, या फिर हम किसी अम्ल और क्षार को, जैसा बताया कि लिटमस पेपर के द्वारा भी टेस्ट करके बता सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारी है। ठीक है, ये आ गया। तो अम्ल क्या होता है? तो यहाँ पर हम उसको नोट कर रहे हैं। अम्ल, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के
लैटिन भाषा के एसिड्स, एसिड शब्द से हुई है, शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है खट्टा। तो कह सकते हैं स्वाद में खट्टे पदार्थ, स्वाद में खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं तथा कसैले पदार्थ क्षार होते हैं। ये हमें पता हो गया। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है खट्टा। तो यहाँ से अर्थ ये निकल रहा है कि स्वाद में जो खट्टे पदार्थ होते हैं वे अम्ल होते हैं तथा स्वाद में जो कसैले पदार्थ होते हैं वो क्षार होते हैं। तो अब आप यह समझेंगे क्या अम्ल की यही परिभाषा हम सब जगह पर देंगे? तो ऐसा नहीं है। इसके पहले जब हम क्लास 7th और 8th में पढ़ते थे तब यही परिभाषा हम देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी क्लासेज इंक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे हमारे परिभाषाओं का स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है। तो क्लास 10th में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा, अम्ल और क्षार की परिभाषा। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। तो आर्हीनियस ने क्लास 10th में आर्हीनियस का ही सिद्धांत पढ़ा जाता है कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा है। तो आर्हीनियस ने क्या कहा कि पदार्थ को चाहे अम्ल होता है चाहे क्षार होता है, उसके जली विलयन के आधार पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। आर्हीनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो अपने जली विलयन में, मतलब जो भी पदार्थ होता है उसका हम जली विलयन बनाते हैं, तो वे पदार्थ जो अपने जली विलयन में H+ आयन देते हैं, कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो आप कहेंगे सर तब क्षार क्या होगा? आर्हीनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो अपने जली विलयन में OH- आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। तो हम यहाँ पर उसे नोट कर रहे हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने जली विलयन में H+ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब आप कहेंगे क्षार क्या होता है तब? तो क्षार में क्या होता है? क्षार वे पदार्थ हैं जो अपने जली विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ये हो गई आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। एकदम सिंपल है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने जली विलयन में H+ मीन्स हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे अम्ल हैं।
क्षार वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है। अब आपके मन में इसके उदाहरण देखने की इच्छा हो रही होगी कि अगर ऐसी बात है तो फिर उदाहरण के माध्यम से दिखाया जाए। तो बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से दिखाया जाएगा। पहले हम अम्ल को देखते हैं। जैसे एक अम्ल होता है HCl। जब इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है H+ और +Cl-। जैसे ही किसी अम्ल का जलीय विलयन या क्षार का जलीय विलयन बनाया जाता है तो तुरंत उसका जल अपघटन शुरू होने लगता है, शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे जल अपघटन क्या होता है? जल अपघटन मीन्स होता है जल के में विलय करने के बाद जो भी यौगिक रहेगा वह अपने आयनों में अलग अलग हो जाता है, तो उसको हम जल अपघटन कहते हैं। जैसे यहाँ पर HCl का हमने जब जलीय विलयन बनाया तो H+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। इस विलयन में हमको H+ प्राप्त हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि आर्हीनियस के अनुसार यह अम्ल है। और क्या होते हैं? जैसे H2SO4 है, जब इसका हम आयनन करते हैं तो हमको मिलता है 2H+ और +SO4 डबल माइनस। यहाँ पर हमको H+ मिल रहा है, इसलिए यह अम्ल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमें प्राप्त हुए हैं वो अम्ल है। तो आप कहेंगे अब क्षार क्या होता है? अब हम क्षार में देखें। जैसे यहाँ पर है NaOH है। NaOH का जलीय विलयन जब हम बनाएंगे तो यह भी उसी तरीके से अपघटित हो जाता है। Na+ अपघटित हो जाएगा, NaOH अपघटित हो जाएगा तो बनता है Na+ और +OH-। Na+ और +OH-। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए ये क्षार मिला है, OH- मिला है, इसलिए आर्हीनियस के अनुसार OH- इसमें हमको मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो विलयन है ये हमारा क्षार है। इसके अलावा और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हो गया NH4OH। जब इसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो हमको मिलता है NH4+ और +OH-। यहाँ से हमको फिर OH- मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने यौगिक लिया था यह भी क्षार है, क्योंकि इसके जलीय विलयन में हमको OH- मिल रहा है। तो बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर किसी विलयन में जल अपघटन के पश्चात H+ मिल रहा है तो अम्ल है, अगर OH- मिल रहा है तो वो क्षार है। ठीक है। ऊपर के दोनों उदाहरण हमने अम्ल के दिए हैं और जो नीचे के उदाहरण दोनों आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे वो दोनों क्षार के हैं। आप देखकर भी समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक दोनों अम्ल हैं और कैसे दोनों क्षार हैं। हो सकता है आप जो यहाँ पर बीच बीच में AQ का प्रयोग हो रहा है, इससे आपको कन्फ्यूजन है कि AQ बार बार क्या लिखा जाता है। AQ मीन्स होता है एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन। तो पीछे तो बार बार बात आ रही थी कि हम जलीय विलयन बनाएंगे, तो जो यहाँ पर AQ लिखा रहता है उससे हमें पता चलता है कि हमने जलीय विलयन बनाया हुआ है। तो ये हो गया अम्ल और क्षार के कुछ उदाहरण, जिससे हमें पता चलेगा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। दूसरा जो हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है वह है अम्ल का प्रकार। अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो भैया यहाँ पर अगर बात करें तो चाहे अम्ल की बात करें या फिर क्षार की बात करें, अम्ल और क्षार दोनों दो प्रकार के होते हैं। अम्ल भी दो प्रकार का होता है और क्षार भी दो प्रकार का होता है। एक बढ़िया वाला अम्ल जो बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा, जिसको हम चख नहीं सकते हैं, बहुत तेज होता है। दूसरा लो क्वालिटी का होता है। जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं आप लोग ना,
तो कहते हैं कि बढ़िया क्वालिटी वाला दिया, लो क्वालिटी वाला दिया, तो दो टाइप हो गया कि ना हो गया। बस वही वाला अम्ल और क्षार की भी वैरायटी होते कि अगर बढ़िया क्वालिटी वाला रहे तो प्रबल अम्ल बने, और ख़राब क्वालिटी वाला बैड क्वालिटी का रहे तो क्षार बन जाए, ये दुर्बल अम्ल बन जाए। उसी प्रकार क्षार में भी है, अगर बढ़िया क्वालिटी वाला क्षार रहे तो प्रबल क्षार हो गया, और लो क्वालिटी वाला क्षार ले लिया तो फिर दुर्बल हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी। क्वालिटी के हिसाब से, जैसे हर सामान में हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं, आजकल तो सिस्टम है क्वालिटी चेक करना, तो इसमें भी क्वालिटी के आधार पर होती है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे कैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल हम अलग करेंगे, कैसे हम जानेंगे कोई प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, कैसे हम जानेंगे। तो हम कहते हैं भैया कि अभी यहाँ पर बताए कि जब किसी पदार्थ को जल में डाला जाता है तो उसका जली विलयन बनता है, और जली विलयन बनने के समय उसके जो आयन होते हैं वो टूट टूट कर अलग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं? अपघटन। अपघटन के पश्चात दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब सपोज करो कि हमने 100 HCl ले लिया, हमने इसके 100 HCl ले लिया। अगर 100 HCl ले लिए हैं, 100 HCl, अगर ये HCl जितने HCl हमने लिया जली विलयन बाद सभी टूट जाए, 100 HCl टूट जाए, तो हम कह देंगे कि 100 हमें H+ मिल जाएगा, 100 हमें H+ मिल जाएगा, और 100 हमें Cl- मिल जाएगा। ये हमके मिल गया। अगर हम कहें कि 100 हम HCN को ले लें, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ होता है, HCN ऐसा अम्ल होता है कि जली विलयन बनाने के बाद वो पूर्ण रूप से जितना लेंगे पूरा का पूरा नहीं टूटता है। आप देखेंगे कुछ परसेंटेज ही टूटता है। जैसे हमने 100 HCl लिया था तो ये 100% नहीं टूटा, तो ये मान लेते हैं कि 100 में से 80 HCN टूट गया। कितना भाई? 80। अगर 80 HCN टूटा है तो हमको HCl+ मिलेगा, और साथ में हमें HCl- मिलेगा, ये Cn- मिलेगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमको 100 H+ मिले और इसमें हमको 80 H+ मिले। इधर आर्हीनियस भैया ने यह कह दिया, आर्हीनियस दद्दा ना आर्हीनियस दद्दा ने यह क्या कहा कि जितने ज़्यादा H+ मिलेंगे उतना अच्छा अम्ल होगा। जली विलयन में H+ आयन मिला तो अम्ल हुआ, ज़्यादा मिला तो बहुत बढ़िया वाला अम्ल हुआ, कम मिला तो खराब वाला अम्ल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कौन प्रबल है। इसका आप घटन करें तो 100 H+ मिल रहा था, इसका मतलब ये जो हम अम्ल लिए थे ये बढ़िया वाला हो गया, और ये जो HCN हम लिए थे ये खराब क्वालिटी का अम्ल हो गया। तब कह सकते हैं कि ये वाला प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। तो कैसे जान पाएंगे? यहाँ पर जितना लिए थे पूरा का पूरा आयनन हो गया, अपने आयनों में बट गया है तो प्रबल, पूरा पूरा आयनन नहीं हुआ तो दुर्बल। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, वे अम्ल जो अपने जली विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। पूर्ण रूप से, जितना देश सब आयनन हो जाए, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। कौन कौन से ऐसे अम्ल होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं? जैसे
HCl, H2SO4, HNO3, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये वाला हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये वाला हमारा है नाइट्रिक अम्ल। इन अम्लों को अगर हम जल में विलयन बनाएंगे तो जितनी मात्रा मिलेंगे 100% इसका आयनन हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा आयनन होने से। इस कारण से इसमें हमें H+ अधिक मात्रा में मिलेगा, इसलिए ये प्रबल अम्ल है। तो आप दुर्बल अम्ल भी इसी हिसाब से समझ रहे होंगे कि वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से नहीं आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं आयनित होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हमारा हो गया HCN, अभी यहाँ पर इसका उदाहरण दिए थे, HCN CH3COOH, एसिटिक अम्ल इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, सिरका का रस भी बोला जाता है। इसके अलावा HCOOH, ये भी एक प्रकार का अम्ल होता है। ये दोनों सभी दुर्बल अम्ल में आते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो होता है वो क्षार होता है। क्षार क्या है? क्षार के प्रकार, जिस प्रकार से अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, दूसरा दुर्बल अम्ल होता है, उसी प्रकार क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार होता है, एक दुर्बल क्षार। जिस प्रकार से अम्ल पूर्ण रूप से आयनित होता है जलीय विलयन तो प्रबल हो जाता है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है तो वह दुर्बल अम्ल हो जाता है। उसी प्रकार सेम क्षार में भी होता है कि अगर कोई क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो गया तो वह प्रबल क्षार है, और अगर वह जलीय विलयन बनाने में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है तो उसको हम दुर्बल क्षार कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या होंगे इसको हम देख लेते हैं। डेफिनेशन तो आप लोग बना सकते हैं। जो प्रबल क्षार होगा उसका उदाहरण है NaOH, KOH और BaOH ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनका जब हम जलीय विलयन बनाते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ये सभी प्रबल क्षार हैं। इसके अलावा जो दुर्बल क्षार होता है, वह आपका होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, और हो जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अलावा हो जाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब ऐसे क्षार होते हैं जिनको अगर हम जलीय विलयन बनाएंगे तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, इसलिए ये दुर्बल क्षार हैं। तो कुल मिला के ये बात स्पष्ट हो गई है कि किसी विलयन के अंदर जितने H+ आए उतना अधिक प्रबल होगा, जितने OH- हैं उतना अधिक वो दुर्बल होगा। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके जलीय विलयन में कितने H+ आयन हैं और कितने OH- आयन हैं। H+ आयन अगर अधिक है तो वह प्रबल है, OH- आयन अगर अधिक है तो वह क्षार प्रबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अम्ल के क्षार क्या होते हैं, अम्लों के प्रकार, क्षारों के प्रकार और इनके अलग अलग उदाहरण को देखकर हमने बताया कि किस प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का वो होगा कि अम्लों के अंदर कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, या फिर अम्लों का कहाँ कहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं, किस किस वे में उपयोग करा जाता है। इसके ऊपर वीडियो आने वाली है, और इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की किसी भाई को अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में, उस कमेंट में ज़रूर बताएं।
हम इसको पूर्ण रूप से डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरे अपने भाई के पास शेयर करें, ताकि आपको जिस तरीके से आपको लाभ मिल रहा है आपके भाई दूसरे दोस्त को भी उसका लाभ मिल सके। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।